हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। पिछली वीडियो में हमने अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉजेज है वो कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके हमने क्लॉजेज देखे थे, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ठीक है, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है, एंड कुछ और भी थे उसी के अंदर, ठीक है, ओपीसी कंपनी में जो नॉमिनी वाला था, ठीक है। आज हम देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक पहले, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है हमारे सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन 13 किसके बारे में बात करते हैं? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस लाना, छोटे मोटे जो हम चेंजेस लाते हैं, ठीक है। कंपनी में कोई चेंज लाना है छोटा मोटा, कैपिटल में चेंज हो गया या नेम में चेंज हो गया, मेंबर्स की लाइबिलिटी में चेंज हो गया, तो ये छोटे मोटे चेंजेस अगर लाए जाएंगे तो क्या पूरी कंपनी का ही बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाएगा? नहीं। इससे क्या होगा, इसीलिए इन्होंने ये सेक्शन में बताया कि ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लाया जा सकता है। जो हमारी कंपनी का ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन एज गिवन इन सेक्शन 61, अ कंपनी में ब्रिंग अप चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आफ्टर कंप्लाइंग। किन किन चीज़ों को कंप्लाई करके, कंप्लाई मतलब होता है फॉलो करके, विद स्पेशल रेजोल्यूशन एंड प्रोसीजर्स गिवन। कोई स्पेशल रेजोल्यूशंस को फॉलो करके जो उन्होंने दी हुई है कंपनीज एक्ट में, ठीक है, प्लस जो प्रोसीजर, जो पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करनी होती है, उन सब चीज़ों को फॉलो करके हम छोटे मोटे चेंजेस जो है ना अपने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ला सकते हैं, ठीक है। अब ऑल्टरेशन का मतलब होता है मीन्स ब्रिंगिंग अप स्मॉल चेंजेस। अब चेंजेस किन किन चीज़ों में हो सकती है? जो हमने क्लॉजेस पढ़े उन्हीं में हम चेंजेस ला सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता पहले हमारी कंपनी जब हमने सेटअप की थी उसका तब कुछ और ऑब्जेक्टिव था, अब उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया तो ऑब्जेक्ट में ऑल्ट्रेशन आ सकती है। देन पहले कंपनी में शेयर कैपिटल का कुछ और सिनेरियो था, अब शेयर कैपिटल का कुछ और सिनेरियो है, ठीक है, उसमें चेंजेस हो गया। फिर मेंबर्स की लाइबिलिटी में चेंज हो गया, कभी पहले मेंबर्स की लाइबिलिटी कईयों की फुल्ली पेड थी, कईयों के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, अब मेंबर्स की लाइबिलिटी या तो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, जैसा भी सिनेरियो है उसमें लाइबिलिटी क्लॉज में चेंज आ गया, ठीक है। देन ऑल्टरेशन विद रिगार्ड्स टू स्टेट इन विच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या पता पहले हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में था और अब हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम पंजाब में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस है जो हम लेके आ सकते हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब सेक्शन 13 क्लॉज 6 क्या बात करता है? सेक्शन 13 क्लॉज 6 मतलब इसी का ही क्लॉज 6 क्या कहता है? Any alteration in the memorandum of association, company shall file with the registrar the special resolution। अगर कोई भी ऑल्टरेशन हमारी कंपनी के चार्टर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज, चाहे छोटा मोटा चेंज भी है ना, चाहे नेम चेंज है, चाहे कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़, उसके बारे में जो कंपनी है ना वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी इन द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। क्यों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हर कंपनी के लिए। अब अगर कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट को देख के पब्लिक जो है किसी कंपनी में अपने शेयर्स खरीदती है, अपना पैसा लगाती है, ठीक है, या किसी कंपनी को ज्वाइन करती है, इसलिए, ठीक है। देन इट इज़ नेसेसरी कि कंपनी रजिस्ट्रार के साथ फाइल करे स्पेशल रेजोल्यूशन में, ठीक है। फिर है सेक्शन 13 क्लॉज 10। अब उसमें क्या है? नो इफेक्ट अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड विद द आरओसी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी इफेक्ट का कोई फ़र्क नहीं होगा अगर हम उसको आरओसी के पास, जो हम चेंज लेके आए हैं, अगर हम उसको आरओसी के पास नहीं रजिस्टर करवाएंगे तो उस चेंज का नील इफेक्ट होएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज हुआ ना हुआ एक बराबर माना जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने नोट में क्या लिखा है? एक नोट है, ऑल्टरेशन मेड बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल शैल बी वॉइड। अब मान लो कि कोई कंपनी ऐसी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है बट विदाउट शेयर कैपिटल। हमने इसके केसेस पढ़े थे ना, टेबल पढ़े थे हमने, तो उसमें क्या कहा था कि कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है बट उसमें शेयर्स नहीं है, शेयर कैपिटल ही नहीं है उस कंपनी में, और वो कंपनी जो है वो चेंजेस ला रही है, तो इस केस में उसको वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। भाई तुम चेंज कैसे ला रहे हो, कैसे, किस बेस पे तुम चेंज कर रहे हो? अगर तुम्हारी कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो चेंजेस लाने का मतलब ही नहीं उठता। इस अगर फिर भी चेंजेस लाए गए तो उसको वॉइड माना जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मतलब छोटे मोटे चेंज लाना। अब है
नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज। ठीक है, 13 में मतलब सेक्शन 13 के अंदर ही है सारे। सेक्शन 13 पूरा ऑल्टरेशन के बारे में बात करते हैं। अब नेम क्लॉज की ऑल्टरेशन देख लेते हैं। नेम क्लॉज की ऑल्टरेशन के बारे में बताया गया सेक्शन 13 क्लॉज 2। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज बताया गया है। ठीक है, अब है वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम। अब इसमें क्या है, पहला हम देखते थे ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज में पहला टॉपिक आता है वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम। मतलब पहला इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि अगर कोई कंपनी है ना वो अपना नेम अवेलेबल करवाएगी, कहाँ से कैसे करवाएगी। पहले तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरओसी, जो उसको आरओसी से नेम मिलता है बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन फीस। ठीक है, पहले तो जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ, मैंने अपनी कंपनी के लिए नेम रखना है, तो मैं क्या करूँगी, आरओसी को एप्लीकेशन लिख के दूँगी, प्लस जो भी फीस हमारे कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है जो लिखी हुई है वो साथ में पे कर दूँगी। ठीक है, देन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब नेम अवेलेबल करवा लिया, ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है दैट द नेम चेंज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। कि मान वॉलेंट्री चेंज मतलब मैं खुद ही अपनी कंपनी का नेम चेंज कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, तो मैं पहले आरओसी के पास एप्लीकेशन दूंगी फ़ीस के साथ, फिर उसके बाद क्या है, मैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूँगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो नेम चेंज किया गया है ना उसके लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन में, कि पहले हमने आरओसी को दे दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन में हम शेयर होल्डर्स से, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे अप्रूवल ले लेंगे। ठीक है, देन है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इट्स रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, एक्सेप्ट किस केस में नहीं नीड, इन एडिंग या डिलीटिंग प्राइवेट वर्ड। मान लो कि मेरी पहले कंपनी थी आशिमा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपनी कंपनी का नेम चेंज करी, वॉलंटरी नेम चेंज करी, बस नेम में पता क्या चेंज करी हूँ, लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा रही हूँ, प्राइवेट वर्ड हटा रही हूँ, लिमिटेड नहीं प्राइवेट वर्ड हटा रही हूँ। तो उसके लिए क्या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड है? नहीं। क्यों भाई, सिर्फ एक प्राइवेट वर्ड हटाना है, कंपनी तो रहेगी ना मेरी, प्राइवेट की जगह वो पब्लिक हो जाएगी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म नंबर MJT14। इसमें क्या है कि हमें जो ये फॉर्म MJT14 है ये फिल करना होता है विद इन 30 डेज़। 30 दिन हमें दिए होते हैं ताकि हम ये फॉर्म फिल कर सकें विद अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। और इस फॉर्म में हम अपना जो स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है वो साथ में लगाएंगे, प्लस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया वो लगाएंगे। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हमें तब नहीं चाहिए होता अगर हम अपनी कंपनी में, जो हमारी कंपनी का नेम है, मान लो कि हमारी कंपनी आशिमा प्राइवेट लिमिटेड थी। ठीक है, अब मैं अपनी कंपनी के नेम में से सिर्फ प्राइवेट वर्ड हटा रही हूँ, बाकी आशिमा लिमिटेड है, तो उसमें मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नहीं नीड। हाँ, बट अगर मैं अपनी कंपनी का नेम चेंज करूँ आशिमा लिमिटेड, आशिमा प्राइवेट लिमिटेड टू माधव प्राइवेट लिमिटेड, उस केस में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड है। ठीक है, उसमें मेरे को पूरा आरओसी का भी चाहिए, आरओसी को तो हमें चाहिए ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी मुझे तब चाहिए। क्यों? तब मेरा नेम चेंज हो रहा है, तब सिर्फ मेरा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की बात नहीं हो रही, तब मेरे कंपनी का जो मेन फेस है कि इस कंपनी का नेम पहले आशिमा लिमिटेड था, इसको आशिमा प्राइवेट लिमिटेड के नेम से जानते थे लोग कंपनी को, अब उस कंपनी को लोग माधव प्राइवेट लिमिटेड से जानेंगे। तो क्या बिल्कुल ही उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी मतलब जो आइडेंटिटी है वो चेंज होगी, तो उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है, ए तो हमने देख लिया वॉलंटरी कि मैं खुद ही चेंज करी हूँ, बी में क्या कहा, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कि मान लो कि मेरे नेम में कोई मिस्टेक है, मतलब उस केस में तो मेरे को अपना नेम कंपलसरी चेंज करवाना ही पड़ेगा, हो चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को अपनी कंपनी का नेम चेंज करवाना ही पड़ेगा। हमने पीछे नेम क्लॉज में भी पढ़ा था ना कि या तो हमारी कंपनी का नेम आइडेंटिकल हो तो अप्रूवल नहीं मिलता, या कोई ट्रेडमार्क वगैरह का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में भी यही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कब कब होती है, या तो जब हमारी कंपनी का नेम आइडेंटिकल है, ठीक है, या फिर हम ना किसी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में मुझे अपनी कंपनी का नेम कंपल्सरीली चेंज करवाना ही पड़ेगा। अब ये कैसा किया जाएगा, दोनों केसेस में क्या किया जाएगा, हम एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, वॉलंटरी नेम चेंज में तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, बट रेक्टिफिकेशन है अगर नेम की,
नेम में कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई नेम हमारा आइडेंटिकल है, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर से हम कंप्लायंसेस लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, उनसे अप्रूवल तो चाहिए ही है फिर। और कंपनी शैल कंप्लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर विद इन 3 मंथ्स। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर ने कहा है उन सब चीज़ों को हमने कंप्लाई कर देना है। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपने इस चीज़ में चेंज करना है या ये चीज़ों में आपने चेंज करना है, उन्होंने बता दिया एक डायरेक्टर्स ने कि आपने ना इन सब चीज़ों में चेंज करना है। तो कंपनी क्या करेगी, जो जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है ना, उसको 3 महीने के अंदर अंदर फुलफ़िल कर देगी, उन सब चीज़ों के साथ कंप्लाई कर लेगी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया रेक्टिफिकेशन, मतलब कंपल्सरीली नेम चेंज। मैं नहीं भी चाहती ना नेम चेंज करना, तो भी मुझे नेम चेंज करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ही कंपनी थी, ठीक है, आशिमा लिमिटेड। ठीक है, पहले मेरी कंपनी का ना नेम अप्रूव हो गया, बट पता क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद, मान लो कि कंपनी का नेम अप्रूव होने के हफ्ते या महीने बाद ना पता चला कि जो मैंने अपनी कंपनी का नेम रखे ना, वो नेम ना पहले ही किसी कंपनी का था। मतलब पहले कोई पर्सन था XYZ, उसकी कंपनी का नेम भी आशिमा प्राइवेट लिमिटेड था। तो उस केस में मुझे अपनी कंपनी का नेम चेंज करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिकल नेम। और ट्रेडमार्क में तो चलो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होती हैं, मतलब दोनों केसेस में हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर की कंप्लायंस, और जो जो बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ने कही है उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंपनीज नेम। अब कंपनी का नेम चेंज हुआ है तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। ठीक है, द कंपनी हु चेंज इट्स नेम, जिस कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है वो नोटिस देगी ROC को विद इन 30 डेज। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ROC को हमने नोटिस लिख के देना ही है। अगर कोई भी कंपनी अपना नेम चेंज करी है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे LLP, जो भी मर्जी, उसको अपना नेम चेंज के लिए ROC को नोटिस लिख के देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अब उसके बाद क्या करेगा ROC, क्या करेगी, ROC शैल एंटर द न्यू नेम। जो हमने अपनी कंपनी का चेंज किया नेम, जो नया नेम रखा, ROC क्या करेगी, उस नए नेम को रजिस्टर में फिल कर देगी। ठीक है, शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर एंड शेल इशू द फ्रेश COI। ठीक है, क्या करेगी ROC, जो नया नेम है ना उसको रजिस्टर में फिल कर देगी, इशू कर देगी रजिस्टर में, रजिस्टर में न्यू नेम भर देगी और इशू करेगी क्या, फ्रेश COI, सर्टिफिकेट ऑफ इशू। ठीक है, देन आफ्टर दिस ओनली द कंपनी नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव। अगर हम ये वाला स्टेप नहीं ना करेंगे, जब तक ROC हमारी कंपनी का नया नेम रजिस्टर में फिल नहीं करेगी, तब तक हमारी कंपनी का नेम इनकम्प्लीट माना जाएगा, तब तक हमारी कंपनी का नेम इफेक्टिव और कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ROC है वो हमारी कंपनी का नया नेम रजिस्टर में फिल करे, और इशू ऑफ फ्रेश COI, इसके बिना जब तक हमें फ्रेश COI नहीं मिलता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, तब तक हमारी कंपनी का नेम इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, देन ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल ऑल्सो बी डन। अगर हमने कंपनी का नेम चेंज किया है तो जो हमारी कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी ये चेंज लाया जाएगा। ठीक है, ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल ऑल्सो बी डन। इसके बिना ये सब स्टेप्स इनकम्प्लीट माने जाएंगे। मतलब अगर हम नेम चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या करना है, ये 3 चीज़ें बताई कि पहले तो जो नेम चेंज हमने किया है उसके बारे में हम ROC को नोटिस देंगे 30 दिन के अंदर अंदर। फिर ROC जो है वो नया नेम रजिस्टर में एंटर कर देगी और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी। अगर जब तक हमारा ये COI नहीं इशू होगा तब तक हमारी कंपनी का नेम इनकम्प्लीट माना जाएगा और इनइफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी कंपनी का नेम चेंज हुआ है तो उसके जो ऑल्टरेशन है, जो चेंजेस है, वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी करेंगे। ठीक है, नाउ चेंज इन द नेम ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसमें क्या क्या अगर हम चेंज करें नेम तो किन किन कंडीशंस को हमने फॉलो करना है। पहला, टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड गिवन है, एटलीस्ट 1 year शेल बी इलैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट नेम चेंज। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी कंपनी का नेम ना 1 जून को फॉर से कि मैंने 1 जनवरी 2020 को अपनी कंपनी का नेम चेंज किया, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी का नेम ना फिर से चेंज करी हूँ, कब करी हूँ, 2020 हो गई कंप्लीट। अब मैंने 2021 में, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी का नेम फिर से चेंज करना है। मैंने अपनी कंपनी का नेम चेंज किया था 1 जनवरी, ठीक है। नेम चेंज हो गया, अब मैंने अपनी कंपनी का नेम फिर से चेंज करना है, तो मुझे एटलीस्ट 1 साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब 31 दिसंबर के बाद मैं अपनी कंपनी का नेम फिर से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं ना अगस्त में अपनी कंपनी का नेम चेंज कर लूँ, तो ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। 1 साल का टाइम लिमिट, 1 साल का गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कंपनी का नेम चेंज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन अकाउंटेड इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर। और अगर हमने नेम चेंज करना है तो जो हमारी कंपनी का टोटल रेवेन्यू है ना पिछले साल में 50% तक तो होना ही चाहिए 1 साल में। फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर है ना, अगर मैं 31 दिसंबर के बाद अपनी कंपनी का नेम चेंज करने के बारे में सोचूं तो भी मेरे इस साल में 50% तक की तो टोटल रेवेन्यू जनरेट होनी ही होगी, ठीक है, होनी चाहिए इवन, तभी तो हमारी कंपनी में हमें कुछ प्रॉफिट दिखा पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी हम कंपनी के नेम चेंज करी जाएंगे बार बार, ऐसे तो स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी, इसलिए, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट इज़ एट लीस्ट 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ना नया एक्टिविटी या नया प्रोजेक्ट कंपनी में स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में या उस एक्टिविटी में जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है ना वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, किसकी, जो हमारी लिस्टेड कंपनी के एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 10 करोड़ के एसेट हैं, ठीक है, और मेरे जो नए प्रोजेक्ट में अमाउंट इन्वेस्ट हुई है ना वो मेरे इस 10 करोड़ के जो एसेट्स है उसका 50% होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज इन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। और इसमें एक नोट भी लिखा है, क्या नोट लिखा है, क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द नेम चेंज शेल नॉट इफेक्ट एनी राइट्स या ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हम कंपनी का नेम चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी कंपनी के राइट्स पे या हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे अधिकार है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शेल नॉट इफेक्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग कमेंडेड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मर्स नेम। और ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग हमारी इफेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ना जो मेरी कंपनी का पहले नेम था, जैसे मैंने आशिमा से माधव कर दिया, मेरी कंपनी का ना पहले जो आशिमा नेम था उस नेम पे ना मेरी कंपनी का कोई केस चल रहा था, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, तो अगर मैंने उस आशिमा नेम को माधव में कन्वर्ट कर दिया अपनी कंपनी का नेम, तो माधव नेम कन्वर्ट होने के बाद जो मेरी कंपनी के पिछले केसेस चल रहे हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, ना तो हमारे राइट्स या ऑब्लिगेशंस इफेक्ट होने चाहिए नेम चेंज के कारण, और ना ही अगर मेरा पिछले नेम से, जो हमारा फॉर्मर नेम है आशिमा, उससे अगर मेरा कोई केस चल रहा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि 1 साल का गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने नेम चेंज करना है। फिर 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू अकाउंटेड होनी चाहिए पिछले 1 साल में। देन जो हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड है किसी भी नए प्रोजेक्ट में या किसी भी नई एक्टिविटी में, तो वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए। किसकी 50% होनी चाहिए, हमारे जो एसेट्स है लिस्टेड कंपनी के, उसकी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर की बात करें, अब हमने पीछे सारा देख लिया कि नेम चेंज करना है तो हमने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कौन कौन सी कंडीशंस के साथ हमने कंप्लाई करना है, सब पढ़ लिया। भाई अब ये तो बताओ कि प्रोसीजर क्या है, अगर मैंने अपनी कंपनी का नेम चेंज करना है तो कैसे करूँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं। पहला स्टेप क्या कहा कि पहले तो बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। अगर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का नेम चेंज करे तो बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में सब कुछ जो भी डिसीजन उन्होंने करनी है कि क्यों नेम चेंज करना है, जो भी बातें हैं वो कंपनी कर लेगी, डायरेक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन दी जाएगी आरओसी को, ठीक है। कहाँ पे दी जाएगी, इन द फॉर्म रन, प्लस जो फीस है ₹1000 फॉर न्यू नेम, ये आपको ब्रैकेट में लिख के देना था। पहले तो देखो एप्लीकेशन दी जाएगी आरओसी को इन फॉर्म रन, प्लस फीस दी जाएगी, ठीक है। और अगर हमने न्यू नेम रखना है तो ₹1000 हमारी फ़ीस है,
ठीक है। अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई। वैसे अगर आपको पेपर में कहा जाए तो एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। फिर पहले बोर्ड मीटिंग रख ली गई, देन अब बोर्ड मीटिंग क्यों रखी गई थी? बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू नोट डाउन द न्यू नेम, decide the day, date and time of general meeting, approve the notice of general meeting and authorize the CS या director to issue the new notice। अब हमने देख लिया बोर्ड मीटिंग रख ली, एप्लीकेशन दे दी। अब ये तो बताया नहीं था कि बोर्ड मीटिंग क्यों रखी थी। बोर्ड मीटिंग रखी गई ताकि हम न्यू नेम को लिख सके कि क्या नेम हमने सोचा वो। देन डे, डेट और टाइम डिसाइड करेंगे कि जनरल मीटिंग कब रखी जाएगी। देन नोटिस को अप्रूव किया जाएगा जनरल मीटिंग के, और एक सीएस को या डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया जाएगा ताकि वो नोटिस को इशू कर दे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इशू द नोटिस टू ऑल द मेंबर्स एंड ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। जो ये नोटिस है ना, इसको इशू कर दिया जाएगा सभी मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, ठीक है, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको। कब? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जब हमने जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड की है उसके 21 दिन पहले। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी की जो जनरल मीटिंग है वो 31 मई की डिसाइड कर ली, तो उससे 21 दिन पहले मेरी जो है ये नोटिस जो है ना जनरल मीटिंग वाला, वो जितने भी मेंबर्स हैं, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स हैं, सबको दे दिया जाएगा, ठीक है। देन होल्ड द जनरल मीटिंग एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग रख ली जाएगी, ठीक है, जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनका अप्रूवल लिया जाता है मेनली, ठीक है। नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी फाइल विद आरओसी इन MGT 14। पीछे भी हमने पढ़ा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको हम MGT 14 में फिल करते हैं आरओसी के पास विद इन 30 डेज। MGT 14 में हम स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करते हैं विद इन 30 डेज। देन एप्लीकेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन INC 24 विद द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एप्लीकेशन देंगे, कहाँ पे देंगे? INC 24 वाले फॉर्म में, ठीक है। उसी फॉर्म के साथ हम अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे, किसका? जो हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, अप्लाई टू द ROC इन INC 25 फॉर द फ्रेश इशू ऑफ COI। अब हमने पहले ही कहा है, अगर हमें COI इशू नहीं हुआ तो हमारा नाम चेंज किया ना किया एक बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को INC 24 दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ SR दे, कॉपी ऑफ SR दे दिया, जो हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन थी। अब क्या किया जाएगा, ROC के पास INC 25 के फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा, किसके बारे में? फॉर द फ्रेश इशू ऑफ द COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इसलिए इशू किया जाता है ROC को, ताकि ROC को जो उन्होंने हमें इशू करना है सर्टिफिकेट फ्रेश इशू, वो हमें इशू कर सके, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था। पहले बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, देन एप्लीकेशन दी जाएगी ROC को इन फॉर्म रन विद द फीस, ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग में क्या क्या बातें की जाएगी, डेट डिसाइड की जाएगी, न्यू नेम डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल की जाएगी, जनरल मीटिंग कब की जाएगी। फिर एक CS को या डायरेक्टर को ऑथोराइज कर लेते हैं फॉर द इशू ऑफ नोटिस। देन उसके बाद क्या है, जो नोटिस है जनरल मीटिंग का, वो ऑडिटर्स को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, या जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, सबको दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। देन जनरल मीटिंग रखी जाएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, ठीक है। देन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो हमारे ROC के साथ फाइल की जाएगी इन फॉर्म नंबर MGT 14, ठीक है, विद इन 30 डेज। देन जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फिल की जाएगी इन INC 24 विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। देन ROC को INC 25 में फाइल किया जाएगा, फॉर्म 25 में एप्लीकेशन फाइल करके दी जाएगी, किस चीज़ के लिए? फ्रेश इशू ऑफ COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या देखा, ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में बात की गई है हमारे सेक्शन 13 में, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, मतलब क्या होता है ऑल्टरेशन का मतलब होता है छोटे मोटे चेंजेस लाना। फिर हमने देखा कि अगर कोई कंपनी जो गारंटीड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, बट उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो एप्लीकेशन दे दिया ऑल्टरेशन के लिए, तो उसको वॉइड माना जाएगा। फिर हमने देखा कि ऑल्टरेशन अगर नेम क्लॉज में करनी है तो उसमें हमने देखा कि वॉलंटरी हम कर सकते हैं, मतलब हम खुद ही करना चाहते हैं तो उसमें हम कैसे करेंगे। फिर रेक्टिफिकेशन देखा कि ये कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई तुम्हारे ना नेम में मिस्टेक है, या कोई आइडेंटिकल नेम है, या कोई ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है,
तो उसमें हम एप्लीकेशन ऑल्टरेशन कर सकते हैं, कंपलसरी करना ही करना है। फिर अगर हमने नेम चेंज किया कंपनी का तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। फिर हमने देखा कि लिस्टेड कंपनी का अगर हमने नेम चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, किन किन कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा। और नेक्स्ट और जो आज हमने लास्ट टॉपिक देखा वो हमने देखा प्रोसीजर फॉर द नेम चेंज, कि अब हमने देख लिया भाई नेम चेंज करिए, नेम चेंज करिए, भाई नेम चेंज करना कैसे है वो हमने देखा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन डू मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, या आप मेरे को इंस्टा पर भी डीएम करके पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहो। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।